ये बड़ी खबर, वक्फ कानून पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुना जा रहा था और फिलहाल बड़ी अपडेट ये कि यथास्थिति बनी रहेगी। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है सरकार के। जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी, जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदली जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कल से लेकर आज तक सुनवाई का दौर लगातार जारी है और लोगों की देखिए नजर भी इसी बात पर बनी है कि आखिरकार कौन कौन से पॉइंट्स इस पर सुप्रीम कोर्ट अपने रख रहा है। कल भी बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई, जो लगातार इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताई और इसको लेकर जो पॉइंट्स अभी सुनवाई के दौरान आ रहे हैं उनमें 2 ये पॉइंट्स हैं, वो बहुत जरूरी हैं, जुड़े हुए हैं इससे कि इसमें नियुक्ति नहीं होगी ट्रस्ट से जुड़े लोगों की। अगले आदेश तक कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इसमें साफ कहना है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आदेश और आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है कि अगली चीजों तक संपत्ति की स्थिति भी नहीं बदलेगी। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, और क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? 7 दिनों का समय सरकार को जवाब देने के लिए इसमें दिया गया है, पूरी अपडेट आपसे जानेंगे इस पर। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही आज वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सरकार की ओर से 7 दिनों का वक्त मांगा गया और कोर्ट ने 7 दिनों का वक्त सरकार को दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही सुप्रीम कोर्ट में कि डी नोटिफाई नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इसके अलावा जो वक्फ बाय यूजर को लेकर लगातार हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और वहीं जो कलेक्टर को लेकर लगातार कहा जा रहा था, कल दलील के वक्त भी चर्चा हुई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं बदल सकते। और सरकार सबसे ज्यादा अहम है कि सरकार ने वक्त सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों का मांगा है और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की ओर से ये कहा गया कि गांव-गांव वक्फ के लिए गए हैं, वहां पर जो लोगों की राय है उसको भी लिया गया है। तब सीजीआई की ओर से ये कहा गया सुनवाई के दौरान कि हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं, हमने ये भी कहा था कि पूर्ण रूप से रोक कानून पर नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि कल आपने देखा था हमारे साथ विनीत जिंदल भी जुड़ चुके हैं, जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। विनीत जिंदल जी से और ज्यादा इस पर हम बातचीत करेंगे, हम चाहते हैं कि इस पर वो विश्लेषण करें। विनीत जिंदल जी, आप भी देख रहे होंगे कल से लेकर आज तक सुनवाई का दौर जारी है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स वहां से आ रहे हैं। वक्फ कानून पर बड़ी बहस छिड़ी है पूरे देश भर में, लेकिन अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें यथास्थिति बदलने की बात नहीं कही गई है और सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। इसमें कैसे इसको समझें? संसद द्वारा किए गए थे, एक तरह से अगर कहें तो मुझे मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं स्टे स्पेसिफिकली कोई नहीं कहा गया, लेकिन बहुत सी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया है। बोर्ड का गठन आप नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज का जो नेचर है वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो आज कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ जो दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सॉलिसिटर जनरल जो है उनका भी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप स्टे मत ग्रांट कीजिए और हम लोग जो है 7 दिनों के भीतर इसमें एक प्रिसाइज जो अपना रिप्लाई है वो हम फाइल करना चाहते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने पर स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। यथास्थिति की बात कही, यथास्थिति को कैसे लिया जाएगा? यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ बाय यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है
कि जो रजिस्टर्ड है और गैजेटेड है उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर आपको क्लियर है सर, वक्फ बाई यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी ना, मतलब पुराना नया कोई भी होगा? नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड है। सर ये कोर्ट ने बोला हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर आप किसके लिए अपेयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा, वो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ। आज की सुनवाई पूरी हो गई है क्या सर? नाम बता दीजिए। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए। सर आज की सुनवाई पूरी हो गई क्या? नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई। अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई। ठीक है। सुन रहे थे अधिवक्ता, क्योंकि इसमें अब तक 100 से ज्यादा याचिकाएं दी गई हैं। विनीत जिंदल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिंदल जी, आप इसको समझा रहे थे, बहुत सारी बातें इसमें निकलकर सामने आई, यथास्थिति की बात की गई। फिलहाल सरकार को, केंद्र सरकार को भी 7 दिनों का समय मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स नहीं है, एक पूरा एक्ट की बात है और पूरे एक्ट को कहीं सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको चैलेंज किया है, ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जिनको चैलेंज किया गया है। तो एक प्रिसाइज जवाब जो है, एक बड़ा जवाब जो है, पूरा सब कुछ डिस्क्राइब करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज मांग की गई अटॉर्नी जनरल की तरफ से, और यह समय 7 दिनों का दिया गया है। उसके बाद 5 दिनों में रिजॉइंडर फाइल करने का जो दूसरे पक्ष है उनको समय दिया गया। उसके बाद 5 मई के लिए मैटर जो है वो रखा गया है अब सुनवाई के लिए। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगली जो सुनवाई है वो भी सिर्फ अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर की अगर जरूरत है तो वहां पे सिर्फ उसी की बात की जाएगी। इसके अलावा कोई और कोई नया चीज उसके ऊपर नहीं लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि अब देखना ये होगा कि जो रिप्लाई आएगा केंद्र सरकार की तरफ से वो बहुत जरूरी होगा और बहुत समझने वाली चीज होगी कि किस तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्वेश्चन रेज किए थे कल कि क्या किसी हिंदू मंदिर के अंदर आप मुस्लिम्स को पार्टी बना सकते हैं, क्या उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो बातें हैं उन बातों का जवाब किस तरह से दिया जाएगा ये बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल हैं कि ये एक धार्मिक संस्था नहीं है और भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है। ऑल अपॉइंटमेंट्स वक्फ काउंसिल एंड वक्फ बोर्ड हैव बीन स्टेड अंटिल द मैटर इज हर्ड। नो अपॉइंटमेंट विल बी मेड टू द वक्फ काउंसिल और टू द वक्फ बोर्ड। मैं पकड़ ले रहा हूं ना, मैं पकड़ ले रहा हूं। उसके अलावा ऑल एग्जिस्टिंग वक्फ, ऑल वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर which are notified। तो देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं। देश भर में इसको लेकर मुस्लिम तबकों के प्रदर्शन भी हुए, अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेंद्र भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अधिवक्ता से हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये बात निकलकर सामने आई है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया, हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस काउंसिल की तरफ से काउंसिल मेरी फ्रेम में आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात है और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful.
The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also, which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल देखिए आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। पर बहुत ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहा है और आपने ओवैसी को सुना, उनका साफ कहना है कि वो 1 या 2 हिस्सों का विरोध नहीं कर रहे हैं, 1 या 2 हिस्सों की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे अमेंडमेंट का वो विरोध कर रहे हैं और उसको लेकर उनकी मुखालफत लगातार जारी रहेगी। विनीत जिंदल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बातचीत कर रहे हैं। विनीत जिंदल जी, आप भी बार बार सुन रहे होंगे कि वक्फ बाय यूजर का इसमें बार बार जिक्र हो रहा है। हम जरा आपसे समझना चाहते हैं कि वक्फ बाय यूजर क्या है। ओवैसी साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे। आसान देखिए ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज के पेपर्स नहीं मिलते और उन प्रॉपर्टीज को जो यूजर, जो भी कोई ऐसा व्यक्ति जो वक्फ को दान कर देता है, दे देता है, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को डिनोटिफाई करने की बात की गई थी, जिनको वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। सिर्फ यूज किया जा रहा है उस लैंड को। अब इन्हीं को लेकर बहुत बड़ा सवाल शुरू से चल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देता है तो क्या बिना किसी पेपर के वो कर सकता है, नहीं कर सकता। और इसको डिनोटिफाई करने के लिए इस चीज को लेकर भी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाया गया था। तो इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि बहुत बड़े सवाल है, पूरे बड़े बड़े गांव जो है वो वक्फ जो है उसके ऊपर अपना अधिकार जमा देता है बिना किसी पेपर के, तो इस तरीके की चीजें थी और इसी को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल जो था खड़ा किया गया था। और बार बार जो इस पूरे एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि यही है कि वक्फ बाय यूजर की जो टर्मिनोलॉजी थी उसको चेंज कर दिया गया और ये कहा गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय ऐसी लोगों के लिए जो वक्फ के मैं कहूँ भेस में एक पूरा भू माफिया चला रहे हैं, चाहे आप जमीन को अधिग्रहण करने की बात करें, जमीन के ऊपर कब्जा करने की बात करें, तो वक्फ बाय यूजर का सर, बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। मौका तैयार हो जाएं। भारत समाचार खोज रहल बा आवाज 10